हेलो फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, जीपीसी झालावाड़। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड डिजाइन EL 307 के चैप्टर 2 के टॉपिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि डिफरेंशियल एम्पलीफायर किस तरीके से काम करता है, इसके क्या क्या प्रकार होते हैं व इसका डीसी एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्या होता है। तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर एक डिवाइस है जो कि इसके इनपुट पर जो सिग्नल, वोल्टेज सिग्नल हम अप्लाई करते हैं, उसके डिफरेंस को एम्पलीफाई करने के काम में आता है। जैसे कि इसके नाम से भी स्पष्ट है, डिफरेंशियल यानी डिफरेंस को एम्पलीफाई करेगा ये। तो इसके जो टर्मिनल है इनपुट पे, उस पे जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके डिफरेंस को ये एम्पलीफाई करता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर को हम बेसिकली 4 भागों में बांट सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये 4 प्रकार का होता है। पहला ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, दूसरा ड्यूल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, तीसरा सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर और चौथा सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अब ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर को इन नामों से क्यों संबंधित करते हैं हम, वो इमेज के थ्रू हम समझ सकते हैं। ये जो इमेज दी हुई है बेसिक एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर का डायग्राम है। इसमें 2 ट्रांजिस्टर हैं, Q1 व Q2, और इन 2 ट्रांजिस्टरों पे हम वोल्टेज सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं V1 व V2। तो इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर के 2 इनपुट हो गए, एक V1 और एक V2। तो जब दोनों ट्रांजिस्टरों पर हम इनपुट अप्लाई करते हैं तो उसे ड्यूल इनपुट कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ Q1 व Q2 पे हमने दोनों पे इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, Q1 पे V1 व Q2 पे V2। तो ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वो ड्यूल इनपुट हुआ। अब बैलेंस्ड व अनबैलेंस्ड किस प्रकार से कहेंगे वो भी इधर इस इमेज से हम समझ सकते हैं। अगर यहाँ हम देखेंगे कि जो Q1 के कलेक्टर है उससे हमने एक आउटपुट वोल्टेज का सिरा लिया हुआ है और दूसरा जो आउटपुट वोल्टेज है वो Q2 के कलेक्टर से लिया हुआ है। तो जब दोनों ट्रांजिस्टरों के कलेक्टर से हम आउटपुट लेते हैं तो उसे कहते हैं बैलेंस्ड आउटपुट। तो ये जो मेरा डिफरेंशियल एम्पलीफायर है ये किस टाइप का हुआ, ड्यूल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। दूसरी इमेज में हम आएंगे, इसको देखते हैं कि दोनों ट्रांजिस्टरों के इनपुट पे हमने सिग्नल अप्लाई करा हुआ है V1 व V2। तो ये ड्यूल इनपुट हो गया। लेकिन जब मैं आउटपुट इसका लेता हूं तो सिर्फ जो Q2 ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर से ही मैंने आउटपुट लिया हुआ है। जो ट्रांजिस्टर Q1 है उसके कलेक्टर से मैंने आउटपुट नहीं लिया हुआ है, सिर्फ Q2 से ही लिया हुआ है। Q2 और जो Q2 का जो कलेक्टर है उससे और ग्राउंड के मध्य मैंने आउटपुट लिया हुआ है। इसलिए ये जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है वह ड्यूल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। तीसरी इमेज में हम आते हैं, ट्रांजिस्टर Q1 पे इनपुट सिग्नल V1 लगाया हुआ है, लेकिन ट्रांजिस्टर Q2 पे इनपुट सिग्नल ना लगा के उसको ग्राउंड करा हुआ है। तो ये हुआ सिंगल इनपुट। लेकिन जब मैं आउटपुट ले रहा हूं तो दोनों कलेक्टर जो हैं Q1 व Q2 उनके कलेक्टरों के मध्य आउटपुट ले रहा हूं, तो बैलेंस्ड आउटपुट यानी डिफरेंशियल एम्पलीफायर हुआ सिंगल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। अगेन चौथा एग्जांपल, ट्रांजिस्टर Q1 पे मैंने इनपुट सिग्नल V1 लगाया हुआ है, ट्रांजिस्टर Q2 के इनपुट सिग्नल को मैंने ग्राउंड से जोड़ा हुआ है व आउटपुट में सिर्फ और सिर्फ जो Q2 है उसके कलेक्टर व ग्राउंड के मध्य ले रहा हूं।
तो ये जो एग्जांपल हुआ मेरा वो हुआ सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो बेस ऑन कितने में ट्रांजिस्टर पे इनपुट लगा रहा हूं और दोनों ट्रांजिस्टर के मध्य में आउटपुट ले रहा हूं या एक ट्रांजिस्टर और ग्राउंड के मध्य आउटपुट ले रहा हूं, उसके आधार पर मैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर के टाइप को क्लासिफाई करता हूं। अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर कैसे काम करता है इसकी वर्किंग को हम देखेंगे। तो जो इस इमेज में एक बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर को दिखाया गया है, इसमें मेरे पास दो ट्रांजिस्टर होते हैं Q1 व Q2, जिन पे कि मैं इनपुट सिग्नल अप्लाई करता हूं V1 व V2। ट्रांजिस्टर Q1 के कलेक्टर को मैं R1 से जोड़ते हुए VCC से कनेक्ट करता हूं व ट्रांजिस्टर Q2 के कलेक्टर को R2 से जोड़ते हुए VCC से कनेक्ट करता हूं। ट्रांजिस्टर Q1 व ट्रांजिस्टर Q2 दोनों को मैं, जो दोनों के इमीटर हैं उनको मैं RE से जोड़ते हुए VEE से कनेक्ट करता हूं। यहां ट्रांजिस्टर Q1 व Q2 एक जैसे प्रकार के होते हैं, मैचिंग के कारण दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और IE जो है वो बेसिकली IE1 व IE2 का कॉम्बिनेशन होगी। IE अगर मैं बात करूं तो IE बराबर IE1 प्लस IE, अगर मैं इस नोड पे KCL लगाऊं तो यहां करंट I1 फ्लो होती है या IC1 कह सकता हूं मैं, और इस जो Q2 है उससे जुड़े R2 से करंट I2 या IC2 फ्लो होती है बेसिकली। यहां अब Q1 के टर्मिनल V1 पर मैं एक साइनसोइडल सिग्नल अप्लाई करता हूं। V2 पे भी करूंगा। जब मैं V1 पे अप्लाई कर रहा हूं तो V2 को ग्राउंड कर दूंगा, और जब V2 पे अप्लाई करूंगा तो V1 पे ग्राउंड कर दूंगा, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो मेरा फाइनली आउटपुट देगा। जैसा कि हम सुपरपोजिशन थ्योरम में करते हैं कि जब एक वोल्टेज सोर्स के कारण करंट या करंट निकालते हैं किसी रेजिस्टेंस वगैरह में, तो V2 को दूसरे जो सोर्स हैं या बाकी के जो सोर्स हैं उनको हम ग्राउंड कर देते हैं वोल्टेज सोर्स को, और उसके करंट निकालते हैं, फिर दूसरे को लगाते हैं और बाकी के जो सोर्स हैं उनको ग्राउंड कर देते हैं, और फाइनली जो रेजिस्टेंस में करंट या जो भी निकालना होता है वो सबका क्यूमुलेटिव होता है। तो यहां भी मैं उस सुपरपोजिशन थ्योरम के तरह काम करूंगा। तो सबसे पहले मैं V2 को ग्राउंड करता हूं और Q1 जो ट्रांजिस्टर है उस पर V1 सिग्नल अप्लाई करता हूं, एक साइनसोइडल सिग्नल V1 अप्लाई करता हूं। जैसे ही मैं V1 सिग्नल इस पे अप्लाई करता हूं, जैसे जैसे V1 इंक्रीज होता है Q1 जो ट्रांजिस्टर है वह कंडक्ट होना स्टार्ट करता है। जब ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट होना या स्टार्ट करता है तो I1 की वैल्यू बढ़ती है। जब I1 की वैल्यू बढ़ती है तो जो इस ट्रांजिस्टर R1 है इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ता है। इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने से V01 कम होता है। तो जब जैसे हम यह देखेंगे कि यहां इंक्रीज हुआ तो V01 यहां डिक्रीज हुआ। इस I1 के इंक्रीज होने से यहां इस ट्रांजिस्टर में IE1 भी इंक्रीज होती है, E1 इंक्रीज होती है तो इस IE भी इंक्रीज होती है, और IE इंक्रीज होने से जो RE के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो भी बढ़ता है। यानी जो V1 की जो शेप यहां आती है वही आउटपुट जो RE के अक्रॉस है उसकी भी शेप इसी तरीके की आती है। इस RE के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ने से जो ट्रांजिस्टर Q2 है उसका बेस नेगेटिव होता जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि I2 जो है वो डिक्रीज होती है, और I2 डिक्रीज होने के कारण
R2 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी डिक्रीज होता है और V0 जो 2 है वो इंक्रीज होता है। तो हम अगर ये देखेंगे कि यहां जो वोल्टेज की जो शेप है V1 की, वह V01 डिक्रीज होता है इसके कारण, तो उसके उल्टी आती है। लेकिन इस V1 के इंक्रीज होने के कारण V02 जो है वो इंक्रीज होता है, तो इसकी जो शेप है V02 की वो इसी शेप में आती है। या बेसिकली दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जब ये इंक्रीज करता है तो ये ट्रांजिस्टर जो है वह कॉमन इमीटर की तरह काम करता है, और कॉमन इमीटर पे जो आउटपुट वोल्टेज आता है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे आता है इसके इनपुट वोल्टेज के। तो यहाँ जो हमने V1 दिया, तो इसके जब अक्रॉस में आउटपुट लूंगा तो वो इस V1 का 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। तो जो ये आउटपुट आएगा, वो जो वेवफॉर्म आएगी वो इस तरीके से 180 डिग्री पे फेज शिफ्ट पे आएगी। और यहाँ जब आउटपुट लेता हूं तो ये ट्रांजिस्टर कॉमन कलेक्टर की तरह काम करता है, और कॉमन कलेक्टर पे जो आउटपुट की वेवफॉर्म आती है वो इनपुट की वेवफॉर्म के फेज में होती है। तो यहाँ जो मेरा आउटपुट आएगा वो इसी वेवफॉर्म पे आएगा, इसी वेवफॉर्म का आएगा। अब ये जो आउटपुट है वो इस Q2 के लिए इनपुट की तरह कार्य करेगा, इनपुट की तरह कार्य करेगा। तो ये जो है वो कॉमन बेस की तरह काम करेगा, और कॉमन बेस की तरह काम करने पर आउटपुट जो होता है वो सेम फेज में आता है इनपुट के। तो यहाँ जो आउटपुट आएगा वो बिल्कुल इसी फेज में आएगा। तो ये इस तरीके से वेवफॉर्म प्राप्त होती है, और जो इसका जो आउटपुट होगा V0 V01 माइनस V02 हमें प्राप्त होगा। इस तरीके हम काफी डिफरेंशियल एम्पलीफायर लगा सकते हैं मल्टी गेन प्राप्त करने के लिए। तो ये इस तरीके का V1 हुआ। तो V1 का जब हम इनपुट लेते हैं और V2 को ग्राउंड करते हैं, तो यहाँ जब मैं आउटपुट लूंगा तो वो अपोजिट फेज का आएगा, और यहाँ आउटपुट बिल्कुल सेम फेज करेगा। इसी तरीके से मैं V2 को इनपुट देता हूं और V1 को ग्राउंड करता हूं, तो क्या होगा कि ये जो ट्रांजिस्टर है सेम ये कंडक्ट करने लगेगा, और कंडक्ट करने के कारण I2 इंक्रीज होगी तो R2 के जो अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो भी इंक्रीज होगा। उससे क्या होगा, V02 ड्रॉप होगा, तो V02 ड्रॉप होगा और उसकी जो वेवफॉर्म आएगी वो V2 के अपोजिट फेज या 180 डिग्री फेज में आएगी। एवं यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इंक्रीज होगा, उसके कारण ये ट्रांजिस्टर जो है ये एज ए कॉमन बेस काम करेगा। तो यहाँ जो V01 प्राप्त होगा वो V02 के फेज में। यानी अगर मैं देखूं इस पूरे सर्किट को, तो जो ट्रांजिस्टर V1 Q1 पे जब मैं इनपुट सिग्नल V1 अप्लाई करता हूं, तो उसकी जो फेज है इनपुट की वो इस V02 पे जो आउटपुट प्राप्त होता उसके सेम फेज में प्राप्त होती है। लेकिन V01 पे वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट पे प्राप्त होती है। सेम अगर मैं Q2 पे अप्लाई करता हूं, तो यहाँ जो फेज है वो बिल्कुल इस तरीके से प्राप्त होगा, लेकिन अगर मैं इस पे जो फेज देखूंगा तो वो इस V2 के 180 डिग्री फेज में होगा, जो आउटपुट वेवफॉर्म आएगी। अब ये ट्रांजिस्टर कैसे कॉमन इमीटर पे काम करता है, कॉमन कलेक्टर पे काम करता है, कॉमन बेस पे काम करता है, इसको हम सिंपल एक EBC तरीके से समझ सकते हैं, यानी इमीटर, बेस और कलेक्टर। इसमें क्या होता है कि हम एक दो जो टर्मिनल है उसमें कोई एक इनपुट होगा, कोई एक आउटपुट होगा, और एक जो बचा होगा वो कॉमन टर्मिनल होगा। जैसे कि मैंने जब V1 पे सिग्नल अप्लाई करा था, तो इसके बेस पे मैं इनपुट दे रहा हूं, ये इसका बेस है, ये इमीटर है और ये कलेक्टर है। तो इसके जो बेस है वो इनपुट की तरह काम कर रहा है, और कलेक्टर पे मैं आउटपुट ले रहा हूं। तो बेस इनपुट, कलेक्टर आउटपुट, तो बचा हुआ कॉमन, तो ये कॉमन इमीटर की तरह काम करेगा। लेकिन जब मैं आउटपुट इधर लेता हूं, तो बेस पे इनपुट, कलेक्टर इमीटर पे आउटपुट, बेस पे इनपुट,
सॉरी इमीटर पे आउटपुट, तो बचा हुआ कॉमन कलेक्टर। तो जब मैं यहाँ आउटपुट लेता हूँ तो ये ट्रांजिस्टर कॉमन कलेक्टर की तरह बिहेव करता है। अब ये ट्रांजिस्टर कॉमन बेस की तरह काम कैसे करेगा उसको देखते हैं। इमीटर पे इनपुट, कलेक्टर पे आउटपुट, इमीटर पर इनपुट, कलेक्टर पर आउटपुट, तो बचा हुआ कॉमन बेस। तो यहाँ इनपुट और यहाँ आउटपुट लेने पर यह ट्रांजिस्टर कॉमन बेस की तरह कार्य करेगा। अब डीसी एनालिसिस। बेसिकली सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि डीसी एनालिसिस क्यों किया जाता है। तो डीसी एनालिसिस किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए तब किया जाता है उसका ऑपरेटिंग पॉइंट या क्वेश्चन पॉइंट जो होता है उसको ज्ञात करने के लिए। ऑपरेटिंग पॉइंट या क्वेश्चन पॉइंट होता है ICQ और VCEQ की वैल्यू। इन दोनों वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम डीसी एनालिसिस करते हैं। और किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए जब हम वोल्टेज गेन, करंट गेन निकालते हैं या उसका इनपुट रेजिस्टेंस वगैरह निकालते हैं तो हम ऐसी एनालिसिस करते हैं। तो डीसी एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो इनपुट टर्मिनल होते हैं उस इनपुट सिग्नल को जीरो किया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्रांजिस्टर को देखूं, ये इसका मैं डीसी एनालिसिस करूंगा, तो जो Q1 जो है उस पर मैंने जो इनपुट सिग्नल है उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। सेम Q2 के लिए भी इनपुट सिग्नल को मैंने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। RS1 और RS2 की वैल्यू मैं इक्वल ले सकता हूं, जैसे कि RS से डिफाइन कर सकता है, यानी RS1 बराबर RS2 बराबर RS, सेम RC1 बराबर RC2 बराबर RC। ठीक है, तो अब इसका मेरे को डीसी एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले मैं जो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट है या क्वेश्चन पॉइंट है उसमें जो दो वैल्यू होती है ICQ व VCEQ, तो सबसे पहले मैं ICQ की वैल्यू ज्ञात करूंगा। तो ICQ की वैल्यू ज्ञात करने के लिए मैं इस वाला जो लूप है मेरा उसमें मैं KVL अप्लाई करूंगा। तो इस लूप में KVL अप्लाई करने पर मेरी इक्वेशन क्या बनती है, RS1 को मैं RS के इक्वल मान चुका हूं, ये IB है, ये VB है, ये IE है, और एक IE यहाँ होके इससे जो RE है उससे जो टोटल करंट फ्लो होगी IE प्लस IE बराबर 2I, और ये V। तो इस लूप में मैं KVL अप्लाई करूंगा, तो RS IB प्लस VBE प्लस 2I RE बराबर VEE। ठीक है, ये जो मैंने अप्लाई करी तो वो इक्वेशन ठीक है। अब मैं जानता हूं किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए IB की वैल्यू जो होती है वो IC अपॉन बीटा के बराबर होती है, वह IC की वैल्यू IE के बराबर होती है। तो इस पूरी इक्वेशन को मैं IB बराबर IC अपॉन बीटा और IC को IE से रिप्लेस कर दूंगा, तो ये IB बराबर IE अपॉन बीटा इक्वेशन बन जाएगी। नाउ इस वैल्यू में से मैं अगर IB निकालता हूं तो कैसे निकलेगा, VEE माइनस VBE अपॉन 2RE प्लस RS अपॉन RS IB, और IB क्या है IE अपॉन बीटा DC। तो IE बराबर VEE माइनस VBE 2RE प्लस RS अपॉन बीटा DC। IB की जगह मैंने IE रिप्लेस कर दिया और IE रिप्लेस करा, IB की जगह IB बराबर IE अपॉन बीटा DC में रिप्लेस करा, और इस VBE को यहाँ ले गया, इससे पूरे से मैंने IE की वैल्यू निकाल ली, IE बराबर VEE माइनस VBE अपॉन 2RE प्लस RS अपॉन बीटा DC। इस VBE की वैल्यू जब मैं जो मेरा ट्रांजिस्टर है Q1 व Q2 अगर वो सिलिकॉन के बने होते हैं तो उसके लिए वैल्यू होती है 0.6, अगर वो जर्मेनियम से बने हुए हैं तो वैल्यू होगी 0.2। एवं ये जो RS अपॉन बीटा DC है इसकी वैल्यू RE जो है 2RE इसके कंपैरिजन में काफी कम है।
तो 2RE प्लस RS अपॉन बीटा DC जो है इसको मैं इक्वल टू 2RE ही कह सकता हूँ। तो ये जो मेरी इक्वेशन है वो बन जाती है I बराबर IC बराबर VEE माइनस VBE अपॉन 2RE। तो ये जो मेरी वैल्यू है वो ICE क्यू की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट है मेरा VCE क्यू की वैल्यू निकालना। तो उसके लिए मैं यहां से यहां तक केवीएल लगाता हूं। यहां मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है वो है मेरा VC। तो इस लूप में मैंने केवीएल लगाया तो VCC माइनस ICRC माइनस VC बराबर 0। VCC माइनस ICRC माइनस VC बराबर 0। तो VC बराबर VCC माइनस ICRC एवं VCE जो होगा वो होगा VC माइनस VE। तो VC की वैल्यू में इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में रखूंगा तो VCC माइनस ICRC और माइनस VE। क्योंकि यहाँ RE के अक्रॉस मैं वोल्टेज ड्रॉप काफी कम मानता हूँ, नेग्लिजिबल मानता हूँ, तो जो VE की वैल्यू है वो माइनस VBE के बराबर होगी। VE की वैल्यू माइनस VBE के बराबर, तो VE की वैल्यू माइनस VBE, तो VE की जगह मैं माइनस VBE रखूंगा तो ये इक्वेशन बनेगी VCC माइनस ICRC प्लस VBE। तो VCC बराबर VCC प्लस VBE माइनस ICRC। ये मेरा जो दूसरा ऑपरेटिंग पॉइंट है VCEQ उसकी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से इसका DC एनालिसिस किया जाता है। पूरे टॉपिक को अगर मैं समराइज करूं एक बार तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर वह डिवाइस होता है जिसके इनपुट सिग्नलों पे जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके डिफरेंस को वो एम्पलीफाई करता है। बेसिकली 4 प्रकार का ये होता है: ड्यूल इनपुट, बैलेंस्ड आउटपुट, ड्यूल इनपुट, अनबैलेंस्ड आउटपुट, सिंगल इनपुट, बैलेंस्ड आउटपुट, सिंगल इनपुट, अनबैलेंस्ड आउटपुट। और ये जो है सिंगल इनपुट या ड्यूल इनपुट इसके इनपुट के आधार पे किया जाता है और बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड आउटपुट इसके कहां से मैं आउटपुट ले रहा हूं, किसके मध्य में आउटपुट ले रहा हूं उसके आधार पर कहा जाता है। वर्किंग के रूप में अगर मैं बात करूं तो ये सिंपल एक वर्किंग होती है जिसमें जब मैं V1 अप्लाई करता हूं तो उसके कलेक्टर पर तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट आती है लेकिन अपोजिट साइड सेम फेज आता है। सेम Q2 के लिए भी रहेगा कि जब जो Q2 पे जो मैं V2 अप्लाई करूंगा उसका जो आउटपुट आएगा इधर V02 वो 180 डिग्री पे आएगा लेकिन इसके अपोजिट सेम फेज में आएगा। और जो आउटपुट डिफरेंस है वो बेसिकली V01 माइनस V02 हमें प्राप्त होगा। V1 व V2 के अकॉर्डिंग लेना है, पहले V1 के अकॉर्डिंग लेना है, दूसरा V2 के अकॉर्डिंग लेना है और दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। DC एनालिसिस किया जाता है इसका ऑपरेटिंग पॉइंट निकालने के लिए, जिसमें सबसे पहले मैं यहाँ KVL लगाता हूँ ICEQ निकालने के लिए व इधर KVL लगाता हूँ मैं VCEQ निकालने के लिए। जब मैं यहाँ KVL लगाता हूँ ICEQ निकालने के लिए तो इसकी इक्वेशन होगी RS IB प्लस VBE प्लस 2IE RE बराबर VEE। IB बराबर IC अपॉन बीटा होता है, I की वैल्यू IC के बराबर होती है। यहाँ IB को मैं I अपॉन बीटा से प्लेस कर दूंगा तो ये इक्वेशन जो है वो इस तरीके से बन जाएगी I की फॉर्म में। ये इसके करस्पॉन्डिंग नेग्लिजिबल होगा तो इसको मैं 2RE मान लूंगा तो I बराबर VEE माइनस VBE अपॉन 2RE आ जाएगा। जब मैं VCE की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ लगाऊंगा तो VCC माइनस ICRC माइनस VC बराबर 0 और VC बराबर VCC माइनस ICRC। VCE बराबर VC माइनस VE होता है और VE जो होगा वो माइनस VBE होगा। तो ये दोनों फॉर्म, एक ये है ये वैल्यू और एक VE बराबर माइनस VBE को इस इक्वेशन में रखूंगा तो VCC माइनस ICRC प्लस VBE हो जाएगा। तो VCE बराबर VCC प्लस VBE माइनस ICRC इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग पॉइंट
एसी एनालिसिस के द्वारा मैं इसका वोल्टेज गेन, करंट गेन वगैरह निकालता हूँ किसी भी डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ये सब कुछ था डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में। थैंक यू।